वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाकी 2018 मेगा एपिसोड 13 एंड 14। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं मेरी वीडियो क्यों लेट होती जा रही है। उसकी वजह कि मेरे कॉलेज खुल चुके हैं और काफी लोग जोजो की एपिसोड के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई जोजो को मैं कभी ड्रॉप नहीं कर सकता, जोजो आती रहेगी, जोजो चलती रहेगी। अगर मैं जोजो कंप्लीट भी कर लूं और उसका नया सीजन आ जाए तो मैं फिर भी उसका नया सीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत में सिकोर्स्की कोजू से कहता है, अगर तुमने थोड़ी सी भी आवाज निकाली तुम्हारी माँ का अंत होगा। तुम्हें पता है ये मैं कर भी सकता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो अपनी आंखें बंद करो। इस पे कोजू भी यही करती। इस पर सिकोर्स्की उसका मुंह छोड़ देता। इसके बाद कोजू कहती है, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। ये बात तुम्हें समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देख के ही बता सकती हूँ। पर इससे भी कहीं ज्यादा मुझे किसी और पे भी एतबार है। जो सुनते ही सिकोर्स्की समझ जाता तो वो कहता, तो क्यों ना इस पे शर्त लगाई जाए। कोजू एक लंबी सी सांस भरती और सांस भरते ही वो बाकी का नाम जोर से चलाती। इतने में सिकोर्स्की भी उस पे टूटने लगता। इससे पहले वो कोजू पे टूटता मगर उसी में वहाँ पे बाकी आ जाता और आते ही वो एक जोरदार वार करता। यूं ही उसकी मदर भी कोजू के रूम में आ जाती। कोजू बाकी से चिपकी होती। सिकोर्स्की बाकी से कहने लगता, सुनने में आया है तुम दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो। इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, बाकी कोजू को साइड पे करके उसमें एक जोरदार वार करता और अपने अगले वार से उसको घुटनों पे ले आता और बाकी गुस्से से कहता, ने इस घर में कदम रख के दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। मारते मारते बाकी उसे खिड़की से बाहर फेंक देता। कोजू काफी परेशान होती तो बाकी उसे कहता है, फिक्र मत करो, ये ज्यादा वक्त नहीं लेगा। अगर इन्हीं बातों में वो सिर्फ सिकोर्स्की का कोट पाता। ये देख के उससे बहुत गुस्सा आता और इस कोट पे टाइम जाया करने की वजह से वो कोजू को ले गया होता। दूसरे सीन में सिकोर्स्की बाकी की इस बात पे बहुत हंस रहा होता क्योंकि बाकी ने उससे कहा था कि तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है इस घर पे कदम रख के, क्योंकि सिकोर्स्की कोजू को तो ले जा रहा होता। दूसरी ओर हमें मेट्रोपोलिस स्टेशन में एक मीटिंग के बारे में दिखाया जाता कि दुनिया के 6 बंदे इकट्ठे हुए होते ताकि इन अपराध कैदियों के लिए कोई हल निकाला जाए। जो मेट्रोपोलिटिशियन का कैप्टन होता वो कहता है इनमें से 2 हमारे कब्जे में है और जब से ये 5 फरार कैदी हमारी कंट्रीज में आए हैं अब तक ये लोग 6 जाने ले चुके हैं। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वैसे भी ज्यादातर यहाँ पे ये कैदी तुम्हारे जेलों से ही भाग के आए हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा हम सबको एक साथ काम करना चाहिए। मेट्रोपोलिस स्टेशन पूरी दुनिया के लिहाज से सबसे बेस्ट होता। उन 6 बंदों में से एक दूसरे बंदे से कहता है, तुम्हारी कंट्री में एक कैदी है जो कि बड़ी अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ तक वो जेल अपनी मर्जी से आता जाता है जो कि तुम लोग सैटेलाइट से मालूम करते हो कि वो इस वक्त कहाँ पे है। तो इसके जवाब में वो शख्स कहता है, मैं हमारी कंट्री के सीक्रेट के बारे में काफी कुछ मालूम है। अगर ऐसा प्रिजन है भी तो वही हमारे मसले का हल है और पुलिस उसका कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। जरा इस बारे में खुद सोचो कि कैसे लगेगा कि हम उसकी मदद ले। तो वही शख्स कहता है, तुमने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि वही शख्स हमारी मदद कर सकता है। अगर उससे मुखातिब वाला शख्स उससे बताता है वो एक मॉन्स्टर है, उसका नाम ओलिवा है। कुछ ही देर में उनकी मीटिंग खत्म हो जाती। दूसरे सीन में हमें यूनाइटेड स्टेट्स में दिखाया जाता जो कि मिस्टर स्नोडा मेट्रोपोलिस स्टेशन का कैप्टन होता जो कि ओलिवा से मिलने के लिए यूनाइटेड स्टेट आया है। इस पर एयरपोर्ट में कोई लोग उससे ले जाने आए होते जो कि इनमें से एक का नाम माइकल होता, चीफ वार्डन ऑफ अरिजोना स्टेट प्रिजन। जब वो लोग अपने रास्ते में होते हैं तो मिस्टर स्नोडा माइकल से कहते हैं, मैंने तो सुना था अमेरिका के लोगों को ओवर टाइम काम करना बहुत बुरा लगता है। इस पर माइकल कहने लगता, जब मिस्टर ओलिवा ऑर्डर देता है कि आज हमें देर तक काम करना है तो हमें देर तक काम करना होगा। ये सुन के मिस्टर स्नोडा काफी हैरान होता क्योंकि उसकी बातों से ये जाहिर होता है कि ओलिवर को पता है कि मिस्टर स्नोडा आया हुआ है। जिस पर माइकल से ये भी बता देता मिस्टर ओलिवर को ऐसी कोई चीज नहीं होती जो उसे ना पता हो, जबकि मिस्टर ओलिवर इनका कैदी है। सीन शिफ्ट होता और हमें अरिजोना स्टेट प्रिजन में दिखाया जाता जहाँ पे मिस्टर स्नोडा और मिस्टर माइकल पहुंच गए होते। एक रास्ते से गुजरते हुए माइकल उससे कहता है, यहाँ से तुम खुद ही आगे जाओगे। यहाँ तक ये भी ओलिवर का ऑर्डर होता जो कि वो आगे काफी खूबसूरत जगह पाता, काफी ठंड भी पाता क्योंकि एयर कंडीशन लगा होता। अगले दरवाजे के पीछे ही वो मिस्टर ओलिवा को पाता जो कि वो काफी बड़ा और काफी मसरफुल होता। यही है वो शख्स जिसकी अपनी मर्जी होती है। वो जब चाहे जेल वापस आ जाए, जब चाहे जेल छोड़ के चले जाए, इसे खाने को भी हर कुछ मिलता है। ओलिवा का रूम होटल जैसे होता। मिस्टर स्नोडा के दिमाग में काफी क्वेश्चन होते जो कि ओलिवा एक क्वेश्चन को गैस करता जो कि उसकी आजादी, उसे इतनी आजादी क्यों दी गई है। तो आम अल्फाजों में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर तरह के मुजरिमों को पकड़ सकता है। यहाँ
तक इस जेल में भी बहुत सारे कैदी इसी ने पकड़वाए होते। सोनोडा का अगला क्वेश्चन, तुम दूसरे मुजरिमों को क्यों पकड़ते हो, उनके साथ क्यों नहीं मिल जाते जबकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। और इसी में उसे फोन कॉल आ जाती जो देखते ही मिस्टर सोनोडा काफी हैरान होता। इसे यहाँ तक सेल फोन भी दिया गया है जो कि ओलिवा मिस्टर सोनोडा से कहता है मुझे काम दिया गया है जो कि किसी मुजरिम को पकड़ना होता, जो कि वो मिस्टर सोनोडा के साथ ही अपना काम निपटाने चला जाता क्योंकि खतरनाक मुजरिम ने पूरी बिल्डिंग पे कंट्रोल लिया होता। साथ ही साथ कुछ ज्यादा ही तबाही भी मचाती होती जिसकी वजह से 15 लोग जख्मी भी हो गए होते और कुछ लोगों को इसने पकड़ के रखा होता। देखते ही देखते मिस्टर ओलिवा मिस्टर सोनोडा के साथ वहाँ पे पहुंच ही जाता जो कि ओलिवा सीधा इसी बिल्डिंग में चला जाता। जाते जाते वो इसी मुजरिम से मिलता जो कि वो मुजरिम मिस्टर ओलिवा का इंतजार ही कर रहा होता। ओलिवा से कहता है क्या तुम्हें मेरे बारे में याद है, न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस, उसका नाम जेफ मार्कसन। मैनहट्टन में हमें 24 साल पहले दिखाया जाता। उस वक्त वो भी एक पुलिस वाला होता था जो कि वो गैर कानूनी धंधा कर रहा था। इस वजह से ओलिवा ने उसका चेहरा तबाह कर दिया, उसका हाथ तबाह कर दिया, उसकी टांगे तबाह कर दी, यहाँ तक उसके जिस्म तक को नहीं छोड़ा। अभी तक जेफ मार्कसन के नकली हाथ और पैर लगे हुए हैं और अब वो बदला लेना चाहता होता है। मार्कसन उसकी तरफ शॉटगन तार के कहता है सर से लेके पांव तक अपना सब कुछ उतार दो। ओलिवा भी बिल्कुल यही करता। जेफ मार्कसन अपनी शॉटगन से शूट करता चला जाता। ओलिवा का खून जरूर निकलता और शॉटगन ने उससे कुछ खास जख्म न दिए होते। ओलिवा की अंगाड़ी लेने पे सारी शॉटगन की बुलेट बाहर गिर जाती। मार्कसन को ये तो पता था कि ऐसा ही होने जाएगा, यही वजह से वो अपने साथ समुराई स्वॉर्ड लाया होता जो कि ओलिवा बड़ी आसानी से उसके वार से बच जाता। यहाँ तक वो इसके दूसरे वार से बचता तक नहीं क्योंकि उसे पता होता है ये स्वॉर्ड उसके जिस्म के आर पार नहीं हो सकती। तभी ओलिवा उसे एक दो पंचे से बिल्डिंग से बाहर फेंकता। सोनोडा देखता रह जाता पर इसी में एपिसोड 13 खत्म हो जाती। हमारी एपिसोड की शुरुआत में जेफ मार्कसन ओलिवा का एक ही पंच खाने से मर गया होता। अगर वहाँ की पुलिसों का ये सवाल होता कि ओलिवा को क्यों नहीं कुछ हुआ, जबकि ओलिवा शॉटगन की काफी ब्लड्स खाने के बावजूद भी सीधा खड़ा होता, नहीं बताता कि मैंने तो जिंदगी में इससे भी कई खतरनाक चीजें झेली हुई है। इसी में ओलिवा और सोनोडा वहाँ से जाने लगते। अब ये केस ऑफिशियली बंद हो चुका है। सीन शिफ्ट होता और हमें ओरिजिनल स्टेट प्रिजन के अंदर दिखाया जाता। ओलिवा सोनोडा के साथ बैठ के अपना डिनर एंजॉय कर रहा होता और ओलिवा खाता चला जा रहा था और पीता चला जा रहा था, साथ ही साथ मजीद खाना आता जा रहा था। जब ओलिवा जख्मी होता है तो वो इसी तरह ज्यादा खाता है, इसकी वजह से वो कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। थोड़ी देर में ओलिवा भी खाना खा लेता। इसी में सोनोडा देखता है कि उसके जख्म काफी हद तक ठीक भी हो चुके हैं। दूसरी ओर ओलिवा सोनोडा को अपनी प्राइवेट बुक कलेक्शन में ले जाता जो कि यहाँ मौजूद उसने सारी किताबों को पढ़ लिया होता। तभी ओलिवा सोनोडा के दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा था जो कि उसने पूछा होता तुम मुजरिम होने के बावजूद भी दूसरे मुजरिमों को क्यों पकड़ते हो। वो चिल्लाते हुए कहता ये बात आजादी की है, मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक इन तीनों कैदियों के पास मुझसे भी ज्यादा आजादी है। इसी मकसद के लिए सोनोडा समेत ओलिवा भी जापान आया होता, टोक्यो। वो लोग गाड़ी में आगे बढ़ रहे होते। यूं ही ओलिवा सोनोडा से एकदम से कहता है मैं गाड़ी से कूदने जा रहा हूँ। इसने अपने किसी दोस्त से मिलना होता है जो कि ओलिवा तुरंत से यही करता। तक सोनोडा गाड़ी रुकाता है, वो गायब होता। दूसरे सीन में हमें सिकोर्स्की और कोजू के बारे में दिखाया जाता और सिकोर्स्की के साथ यूजिरो हानमा भी होता जो कि बाकी का फादर है। ये सब कुछ करने का बाकी के फादर ने ही कहा है। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है काटसुमी की मदद से बाकी को पता चल जाता अब वो लोग कहाँ हैं। साथ ही साथ काटसुमी उससे ये भी बताता है कि तुम्हारा फादर भी इसमें इन्वॉल्व है। सुनते ही बाकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी में हमें दोबारा से सिकोर्स्की और यूजिरो हानमा के बारे में दिखाया जाता। सिकोर्स्की काफी डिसअपॉइंट हो रहा होता तो वो कहता है मुझे नहीं लगता जो प्लान तुमने बनाया है वो काम करेगा। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उठाने से बाकी गुस्से से यहाँ पे दौड़ता हुआ आएगा? सिकोर्स्की खड़ा होता और खड़े होके कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हारे कमजोर बेटे पे अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं, जबकि वैसे भी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर मेरे सामने बैठा हुआ है। बस एक खतरनाक सी लड़ाई शुरू होने जा रही होती और कोजू बहुत डर रही होती। पर एकदम से सिकोर्स्की कहता है पता नहीं क्यों अब मेरा मूड लड़ने को नहीं है। पर असल में सिकोर्स्की अपने वार करने के लिए एक मौका ढूंढ रहा था। ओके, मौका मिलते ही सिकोर्स्की यूजिरो हानमा पे टूट पड़ता जो कि बड़ी आसानी से यूजिरो रोक लेता। कोजू देखती रह जाती। सिकोर्स्की अपना दूसरा वार करने ही जा रहा था कि पीछे से ओलिवा उसे पकड़ लेता। जैसे कि ओलिवा ने कहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, इसका दोस्त से मतलब यूजिरो हानमा। जबकि दूसरी तरफ बाकी और काटसुमी भी पहुंच गए होते। दूसरी तरफ ओलिवा यूजिरो हानमा एक दूसरे को उनके निकनेम से बुला रहे होते। जैसे कि बाकी के फादर को कहा जाता है ओगर, ओलिवा को कहा जाता है अनचेंज। इसके बाद ही ओलिवा सिकोर्स्की को शीशे से
बाहर फेंक रहा होता। सिकोर्स्की अपने आप को कैसे न कैसे करके बाहर गिरने से रोक ही लेता। सिकोर्स्की ने ओलिवा के बारे में भी काफी कुछ सुना होता। मुजरिम होने के बावजूद भी उसको इतनी आजादी, जिसकी फिजिकल पावर बहुत ज्यादा है। क्यूबा में पैदा हुआ, अब रहता है अमेरिका में और उसका पूरा नाम बिस्किट ओलिवा। ओलिवा को अनचेंज इसलिए भी कहा जाता है, मुजरिम होने के बावजूद भी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा आजादी हासिल है। सिकोर्स्की काफी खुश होता कि अब तो वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के साथ ही साथ दुनिया के सबसे आजाद बंदे से लड़ने जा रहा है। पर उतने में बाकी काटसुमी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते। कोजू तो बाकी को देख के काफी खुश होती, पर बाकी कोजू की यह हालत देख के उससे बहुत गुस्सा आता। युजिरो और ओलिवा को पता होता अब शेर के गरजने का वक्त आ गया है। बाकी गरजते हुए सिकोर्स्की पे टूट पड़ता। इसी तरह मारते मारते सिकोर्स्की को शीशे से बाहर फेंक देता। जो देख के ओलिवा कहता है इतनी ऊंचाई से तो वो नहीं बच पाएगा। तो इसका मतलब तुमने उसकी जान ले ली, तो बताओ कैसा महसूस हो रहा है। अभी बाकी समझता है कोजू की किडनैपिंग के पीछे ओलिवा का भी हाथ है। इस बात पे वो ओलिवा पे टूट पड़ता। बाकी का पंच मार्क्सन की शॉटगन से कहीं ज्यादा असर कर रहा होता। इसी तरह ओलिवा पे बाकी बारी पड़ता चला जाता। बाकी के आखिरी पंच को ओलिवा अपने चीख के जोर से नीचे कर देता, जो देख के काटसुमी भी काफी हैरान होता, क्योंकि बाकी टीनेजर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है और यही वजह से ओलिवा ने थोड़ी डैमेज भी ली होती। फिर ओलिवा कहने लगता, वैसे भी मुझे ओगर के बेटे से यही उम्मीद थी। इसी में देखते ही देखते सिकोर्स्की बाकी के पीछे होता, तो बाकी घूम के उस पे वार करता, जो कि वो बड़ी करीबी से बच जाता। इसके बाद बाकी उससे कहता है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी तुम जिंदा कैसे बचे? अगर इसके जवाब में सिकोर्स्की उससे कहने लगता, जब भी वो नीचे गिर रहा था तो उसने अपने आप को अपने हाथों से ही बचाया, जो कि वो इवान प्रिजन से भी ऐसे ही भागा था। अपने हाथों का इस्तेमाल करके लोहे की दीवार पे चढ़ गया था, जो कि वो लोहे की दीवार काफी ऊंची थी, पर फिर भी उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस दीवार पे चढ़ के जेल से भाग गया था, जबकि उस दीवार में कोई पकड़ने की चीज भी नहीं थी, जो कि उसने अपने हाथ की बदौलत अपनी उंगलियों की ताकत से दीवार पे चढ़ा और इस बार वो ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर रहा था। इसी वजह से सिकोर्स्की बड़ी मुश्किलों से नीचे गिरते गिरते बचा होता, जो सुन के बाकी बोलता है, ओह, तो इस वजह से मुझे तुम्हें काफी बार और ऊंचाई से नीचे गिराना होगा। यूं ही सिकोर्स्की दोबारा से वार करता, मगर बाकी उस पे बाढ़ ही पड़ता जा रहा होता। वो बाकी की तरफ शीशे के कुछ कांच फेंक देता और अपना सर बाकी से मारने लगता, मगर वो भी बाकी रोक लेता। इसी वार की वजह से सिकोर्स्की ने बाकी के हाथ पे थंब टैग लगा दिया होता, जो कि बाकी का ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेती। तभी सिकोर्स्की को मौका मिलता कि वो अपना पहला वार करे, जो कि बाकी को लग भी जाए, तो बाकी का काफी खून निकलता। इससे पहले बाकी खड़ा होकर दोबारा से वार करता, मगर तभी सुनोडा पुलिस समेत वहाँ पे पहुंच जाता। सुनोडा सबको ऑर्डर देता कि वहीं पे रुक जाओ। इसके बावजूद भी सिकोर्स्की नीचे कूद जाता, जो देखे सारे पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। साथ ही साथ कोजू के भी हाथ खोल दिए गए होते। सिकोर्स्की तो गया होता। इसके अलावा पुलिस ने हर चीज पे कंट्रोल पा लिया होता। वो गुजरता चला जा रहा होता, सूरज गरूब होने को जा रहा होता। सीन शिफ्ट होता और हमें एक बिल्डिंग में सिकोर्स्की के बारे में दिखाया जाता। सिकोर्स्की ने अपने कपड़े उतारे होते, अपने जख्मों के साथ ही साथ अपने पूरे जिस्म को साफ कर रहा होता और तभी वो अपने पीछे पाता है बाकी हानमा को। बाकी उससे कहता है लड़ने का वक्त है, जिस पे सिकोर्स्की अपनी पैंट पहनने लगता, तो बाकी उससे ये भी बता देता, आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी पैंट वापस पहन सकते हो। जो सुनते ही सिकोर्स्की काफी हैरान होता। बाकी ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि कोजुबी उस वक्त बरा में थी, जो सुन के सिकोर्स्की मान जाता कि वो इसी तरह लड़ेगा। सिकोर्स्की जैसे करीब आता है तो बाकी घूम के उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता। गिरते वक्त सिकोर्स्की पानी की बाल्टी के साथ टकरा जाता। सिकोर्स्की का काफी खून बहता। सिकोर्स्की खड़ा होता तो बाकी उस पे दूसरा वार कर देता, तो सिकोर्स्की भी बाकी पे उसी बाल्टी से वार करने लगता, मगर इससे पहले ही बाकी उसके मुंह पे पंच मार देता। अब वही बाल्टी का इस्तेमाल बाकी उसके खिलाफ करता, बाल्टी समेत उसके मुंह पे मारता चला जाता। उसकी पंचेस और लातों की वजह से बाल्टी दब दब के अब उसके मुंह के साथ चिपक गई है। यूं ही बाकी उसके नीचे लात मारता। इसी तरह सिकोर्स्की नीचे गिर के बेहोश हो जाता, पर तभी अपने पीछे बाकी पाता है ओलिवा को। ओलिवा को यहाँ देख के बाकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो ओलिवा बाकी से कहता है फिक्र मत करो, मैं सिर्फ और सिर्फ सिकोर्स्की को पकड़ने के लिए आया हूँ। देखते ओलिवा सिकोर्स्की की तरफ बढ़ने लगता, मगर बाकी उससे रोक लेता। बाकी कहता है वो सब कुछ तो ठीक है, पर तुम्हें किसने कहा तुम अभी इसे यहाँ से ले जा सकते हो? अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम इसे लड़ के मुझसे ले जाओगे। फिर बाकी ओलिवा की तरफ एक पंच मारता, जो कि बड़ी आसानी से ओलिवा रोक लेता। ओलिवा के हाथ में काफी जोर होता, कि बाकी को भी काफी मुश्किल आ रही होती, पर पीछे से सिकोर्स्की को होश आ जाती, क्योंकि सिकोर्स्की बाकी के बजाय ओलिवा पे पहला वार करता। इसके बाद सिकोर्स्की कहने लगता, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरा शिकार कर रहे थे? ऐसी बातें तो हर कोई कर सकता है, जिसपे सिकोर्स्की को अंदर ही अंदर से काफी फिक्र होती। उसने तो उसे फुल पावर में किक मारी, पर इसके बावजूद भी उससे कुछ न हुआ, कि आम बंदा ऐसे किक खाने से मर जाता है।
ओलिवा को तो थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ और ओलिवा को भी पता होता है कि वो क्या सोच रहा है। सिकोर्स्की उस पे फुल पावर पे टूट पड़ता, उसे मारता चला जाता। ओलिवा सीधा खड़ा रहता और उसे महसूस तक ना होता, सिर्फ और सिर्फ ओलिवा के कपड़े फटते जा रहे होते। तो देख के बाकी और सिकोर्स्की काफी हैरान होते। ओलिवा उसे कहता है तुम जरूर यही सोच रहोगे कि मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि पुराने फाइटर्स अपनी स्किन को साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते थे। वो अपने साथ नमक को रगड़ते रहते थे हर दिन ताकि उनकी स्किन बहुत सख्त हो जाए। पंच मारने की ओलिवा की बारी होती। ओलिवा का पंच बहुत भारी है, इसी वजह से वो एक ही पंच में सिकोर्स्की का काम तमाम कर देता और उसे बिल्डिंग के बाहर पटक देता। बाकी परेशानी से देखता चला जाता। इसी में हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाता।